नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा और जिस तरह से आपके लाइक और कमेंट्स आ रहे हैं उससे हमारा लगातार उत्साहवर्धन हो रहा है। तो ये जारी रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जारी रखिए और हमारे वीडियो से जितना हो सके उतना ज्ञानवर्धनपूर्ण अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग में जो हमारा थर्ड ईयर का जो साइकेट्रिक विषय है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का, उसमें हम नेक्स्ट यूनिट 14 यूनिट में हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन साइकेट्री मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें हम सारे के सारे जो एथिकल्स हैं, एथिक्स हैं और लीगल जो थिंग्स हैं रिलेटेड विद मेंटल डिसऑर्डर, रिलेटेड विद साइकेट्री, रिलेटेड विद पेशेंट, रिलेटेड विद पेशेंट प्रॉपर्टीज़, ऐसे बहुत सारे जो अनटच्ड जो एरियाज़ हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं होती है, उसके बारे में सारे के सारे जो राइट्स हैं, पेशेंट के इंडिविजुअल राइट्स हैं, पेशेंट की जो फैमिली के राइट्स हैं, उनके बारे में जो कानून बनाए गए हैं, एडमिशन का क्या कानून है, डिस्चार्ज का क्या लॉ है, किस तरह से हम पेशेंट को लीव दे सकते हैं, किस तरह से हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में रखना है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इसमें बताई जाएंगी। मेरे हिसाब से मुझे साइकेट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट वो लगती है वो है एथिकल एंड लीगल इश्यूज। तो नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके सामने। लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो फर्स्टली डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। Safe psychiatry and mental health practice require basic understanding of law and regulation that affect nursing practice. Nursing practice, mental health nursing should familiarize themselves with the law and constitution of the state in which they practice. Early the mental ill person were ill treated. They were starved, chained and burnt. With the changing concept about illness and consideration was given to the rights of mental ill person. ये जो फर्स्ट स्लाइड है जो मैंने आपके सामने बोली है, जो सारे के सारे जो पावरफुल शब्द इसमें यूज़ में लिए गए हैं, थोड़ा थोड़ा वो हमें, जैसे मैंने ड्यूरिंग रीड आउट हमें 10% उसका समझ में आ जाता है कि लॉज, रूल, रेगुलेशन, नर्सिंग प्रैक्टिस, ये सारे के सारे जो चीज़ें हमारे सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश स्लाइड में बताने की कोशिश की गई हैं, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये जो यूनिट है, ये जो मैटर है रिलेटेड विद द लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन। तो दोस्तों आपको इतने सारे शब्दों पर फोकस नहीं करना है, केवल आपको जहाँ पे लीगल इश्यूज आ जाते हैं, जहाँ पे एथिकल नाम आ जाता है, जहाँ पे एथिकल एंड लीगल इश्यूज आ जाते हैं रिलेटेड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो वहाँ पे आपको तुरंत फोकस करना है कि यहाँ पे हमें समझना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन दैट अफेक्ट नर्सिंग प्रैक्टिस। यानी कि ड्यूरिंग हम पेशेंट केयर के दौरान हमें ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी हैं। ये यूनिट हमें इसके बारे में बतानी है। ऐसे नहीं कि हमारे मन में आया और हमने जैसे भी चाहा पेशेंट का एडमिशन कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, पेशेंट से जो हमारे मन में आया वो सारी चीज़ें हमने बोल दी, जिस तरह का ट्रीटमेंट हमने प्रोवाइड कर, नहीं, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं। सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंडर में रह के करना है। ये सारी चीज़ें हमें, ये यूनिट हमें बताती है किस तरह से हमें लॉ को फॉलो करना है, किस तरह से कौन कौन से लॉ हमें फॉलो करने हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इंडियन ल्यूनेंसी एक्ट ILA 1912 ये सारा, ये आपके सामने जो साइकेट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, उनको बहुत फेमिलियर शब्द है ल्यूनेंसी एक्ट 1912। तो ल्यूनेंसी एक्ट 1912 के बारे में हम पढ़ते हैं। ये ल्यूनेंसी एक्ट हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड द लॉ एंड रेगुलेशन रिलेटेड विद पेशेंट। तो फर्स्ट इसमें इंडियन ल्यूनेंसी एक्ट वाज बेस्ड ऑन इंग्लिश ल्यूनेंसी एक्ट ऑफ 1890, यानी कि वहाँ से बेस्ड है, वहाँ की कॉपी है, वहाँ उनसे हमने मैटर लिया है ल्यूनेंसी एक्ट में। इंडियन ल्यूनेंसी एक्ट ऑफ 1912 हैज़ 8 चैप्टर। 1912 का जो 8 चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं। ILA यूज द वर्ड ल्यूनेटिक विच इज़ नॉट यूज्ड नाउ डेज। ल्यूनेटिक जो शब्द है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड विद ल्यूनेंसी एक्ट में, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। द हॉस्पिटल फॉर द
treatment of lunatic were known as lunatic asylum with no provision of treatment for different categories of patient. तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड विद ल्यूनेंसी एक्ट ILA के बारे में. नेक्स्ट हम कंटिन्यू जो सारी की सारी चीज़ें हैं कंटिन्यू करते हैं. देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ एडमिशन मेथड मेंटेन नेमली. अब देखिए इस स्लाइड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि होने क्या वाला है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्लाइड चलती है, स्लाइड स्टेप बाय स्टेप चल रही है और हमें पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आ गया. तो देखिए ल्यूनेंसी ILA किताब है, एक लॉ बुक है दैट प्रोवाइड अस ऑल द एसेंशियल लॉ दैट इम्पोर्टेंट दैट प्ले एंड हम बोल सकते हैं दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर प्रोवाइड अस एसेंशियल नॉलेज रिलेटेड विद पेशेंट राइट, नर्सिंग राइट एंड हाउ टू एक्ट इन मेंटल हॉस्पिटल ड्यूरिंग मेंटल केयर. तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है ILA. ऐसा नहीं है ILA ही है, और भी हमारे सामने लॉज के जो क्या कहते हैं ILA जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ILA जैसे नियम है, ILA जैसे प्रोग्राम्स है, वो आए हैं. बट फर्स्टली हम 1912 जो ILA 1912 1912 में जो हमारे पास में आया था, जो इंग्लिश ILA से हमने कॉपी किया हुआ है, उसके बारे में हमें सारी चीज़ें बताई गई हैं. तो इसमें 8 कैटेगरीज हमारे सामने रखी गई हैं, 5 कैटेगरीज हमारे सामने रखी गई हैं. तो 5 कैटेगरीज हमें रखी गई हैं एडमिशन की, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर हम एडमिशन कर सकते हैं, वो 5 कैटेगरीज हमारे सामने रखी गई हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी है वॉलेंट्री एडमिशन. क्या होता है पढ़ेंगे हम, अभी हमारे सामने जस्ट इतनी डिटेल है. वॉलेंट्री एडमिशन, रिसेप्शन ऑर्डर ऑन पिटीशन, यानी कि पिटीशन बाय, यानी कि पिटीशन जो लगाते हैं वो रिलेटिव्स, फैमिली फ्रेंड्स लगाते हैं, फैमिली मेंबर्स लगाते हैं. जो रिसेप्शन ऑर्डर के थ्रू जो पिटीशन पे एडमिशन होता है, जो सेकंड पार्ट में रखा गया है. रिसेप्शन ऑर्डर विदाउट पिटीशन, फर्स्ट है विद ऑन पिटीशन, सॉरी सेकंड है ऑन पिटीशन और थर्ड है विदाउट पिटीशन. ज्यूडिकल नेसेसरी से और क्रिमिनल ल्यूनेटिक. तो दोस्तों वापस से हम फोकस करते हैं, ज़्यादा समझने की इसमें कोई बात नहीं है, जिसने ये यूनिट लगभग लास्ट में आपको पढ़ाई जाती है. जब हम पूरी साइकेट्री पढ़ लेते हैं तब जाके हमें यूनिट पढ़ाई जाती है. स्टार्टिंग में ये यूनिट पढ़ाई नहीं जाती है. अगर स्टार्टिंग में आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो इसको समझने के लिए हमें पहले साइकेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, साइकेट्री डिसऑर्डर्स की नॉलेज होनी चाहिए. उसके बाद में हम लॉज और रेगुलेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. तो वॉलेंट्री एडमिशन, रिसेप्शन विद रिसेप्शन ऑर्डर, यानी कि ऑन पिटीशन पे जो रिसेप्शन के साथ हैं. नेक्स्ट है विदाउट पिटीशन बट रिसेप्शन के अंडर में आता है. इंक्यूएशन, यानी कि ज्यूडिकल प्रोग्रेस के अंदर जो आते हैं वो इंक्यूशन में आता है. क्रिमिनल ल्यूनेटिक यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो एक्ट करते हैं, उनका एडमिशन हम किस तरह से करते हैं. तो बेसिक अभी हमें इसका नाम याद रखना है. वॉलेंट्री, रिसेप्शन ऑर्डर ऑन पिटीशन, रिसेप्शन ऑर्डर विदाउट पिटीशन, ज्यूडिकल एंड क्रिमिनल ल्यूनेटिक. नेक्स्ट है हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट 1987. जैसे कि हमारा ILA है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ILA ही नहीं है, हमारे बहुत सारे एक्ट हैं जो हमें लॉ एंड रेगुलेशन में बांध के रखते हैं, जिसमें से दूसरा नंबर का है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987. इसके बारे में पढ़ते हैं. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1981 इन राज्यसभा एंड बिकम एन एक्ट इन 1987. इट कंटेंस 10 चैप्टर, यानी कि इसके अंदर 10 चैप्टर्स के बारे में बताया गया है. उसके अंदर 5 कैटेगरीज थी. 5 कैटेगरीज में कौन कौन सी थी? वॉलेंट्री, रिसेप्शन ऑन पिटीशन, रिसेप्शन ऑर्डर विदाउट पिटीशन, ज्यूडिकल एंड क्रिमिनल एडमिशन. और हमारा जो MHA भी इसको बोलते हैं, उसको ILA 1912 बोलते हैं, इसको MHA 1987 यानी कि 1987, जिसमें 10 चैप्टर्स के बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया गया है. तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में इसमें बताया गया है. इट कंटेन्स प्रीमियरली पार्ट एंड डेफिनेशन, यानी कि बेसिक पार्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है.
लाइक इज डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी वगैरह वगैरह. मेंटली इल पर्सन, ए पर्सन who is need of treatment by reason of any mental disorder, then mental retardation. Second है mentally ill prisoner, a mentally ill person for whose detention in or removal to a psychiatric hospital, psychiatric nursing home, jail or other place of safe custody and other referred to in section 30 as has been made. फर्स्ट हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है, फॉर पर्पसेस ऑफ द लॉ ए मेंटल डिसऑर्डर. फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है एनी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ द माइंड, ए डिसऑर्डर सच एज लर्निंग डिसेबिलिटी. सी है ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. डी है ए डिसऑर्डर अफेक्टिंग द माइंड सच एज ड्रग और एल्कोहल डिपेंडेंस. तो रेशनल में विद द चेंजेस कॉन्सेप्ट अबाउट द मेंटल इलनेस, जिसका आंसर है सी. चैप्टर सेकंड हमारे सामने आता है, तो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी. नंबर फर्स्ट में हमारे सामने बेसिक इंफॉर्मेशन विद द डेफिनेशन. अब हमारे सामने सेकंड में आता है मेंटल हेल्थ अथॉरिटी. मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में हम स्टडी करते हैं. ए सेंट्रल अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट, डेवलप, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द मेंटल हेल्थ सर्विसेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. These authorities also advise the government on mental health matters. They the psychiatry hospital and psychiatry nurses home and other mental health agencies. तो मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ के जो सेकंड चैप्टर है उसके भी बारे में हमें बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ वर्क करती हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ का इंटरफेरेंस होता है, कौन कौन से गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. मेंटल हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, मेंटल कोर्सेज चलाने के लिए, मेंटल केयर, मेंटल फंड रिलीज़ करने के लिए, मेंटल प्रोग्राम को रिलीज़ करने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जो हमें इंश्योर करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग मेंटल या पेशेंट लॉज के बारे में. थर्ड चैप्टर के बारे में हम आते हैं, साइकेट्री हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग होम. दिस चैप्टर डील विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइकेट्री हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग होम फॉर द एडमिशन, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन. इसके बारे में बताया गया है साइकेट्री हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग होम. दिस चैप्टर डील विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइकेट्री हॉस्पिटल, यानी कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट, साइकेट्रिक नर्सिंग होम फॉर द एडमिशन, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन. नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर फोर्थ में चलते हैं, एडमिशन एंड डिटेंशन इन साइकेट्री हॉस्पिटल और साइकेट्रिक नर्सिंग होम. दिस चैप्टर डील विद द एडमिशन डिटेंशन इन साइकेट्री हॉस्पिटल और साइकेट्रिक नर्सिंग होम, यानी कि ये जो हमारा एडमिशन और डिटेंशन वाला जो प्रोसीजर है वो ये वाला चैप्टर डील करता है. नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं, एडमिशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस, यानी कि चैप्टर फोर्थ का जो ए वाला पार्ट है वो ये है. चैप्टर फोर्थ को डिवाइड किया गया है, तो इसमें क्या है, वॉलेंट्री बेसिस पे जो एडमिशन हमारे होते हैं, जिसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेजर और माइनर. मेजर में क्या है, मेजर कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल और नर्सिंग होम फॉर द एडमिशन. माइनर में क्या है, द नियरेस्ट गार्जियन कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन ए प्रिस्क्राइब फॉर्म. यानी कि देखिए मेजर और माइनर में क्या है, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स का फ़र्क है. एनी मेजर कैन फाइल एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज द हॉस्पिटल नर्सिंग होम एडमिशन. यानी कि मेजर में क्या है कि हमारा जो नियरेस्ट रिलेटिव्स है, यानी कि नियरेस्ट से थोड़ा सा दूर वाला, यानी कि मेरा आपका सगा भाई पर सगे भाई जैसा है, सगा भाई नहीं पर सगे भाई जैसा है,
आपका फैमिली मेम्बर नहीं है बट फैमिली मेम्बर जैसा है, वो आपका एडमिशन करवा सकता है। बट माइनर में क्या है, नियरेस्ट गार्जियन यानी कि आपका भाई, आपके पिताजी ही आपका एडमिशन करवाएंगे। वो वॉलेंट्री बेसिस में जो टू मेजर और माइनर जो चीज़ें डिवाइड की गई हैं वो ये हैं। नेक्स्ट बी है, फोर्थ का बी, एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कौन कौन से एडमिशन हमारे सामने होते हैं। कोई इमरजेंसी में, या क्या कहते हैं, पेशेंट डोंट वांट टू एडमिट इन मेंटल हॉस्पिटल, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें हमें नीड रहती हैं, कौन कौन से रिलेटिव्स या कौन कौन से ऑफिसर्स हमें ड्यूरिंग स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। द रिलेटिव्स और फ्रेंड कैन टेक सच टाइप ऑफ पेशेंट, यानी कि रिलेटिव्स भी हो सकता है और फ्रेंड भी हो सकता है, वो हमें एडमिट करवा सकता है थ्रू द मेडिकल ऑफिसर। जो हमारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने होते हैं वो हमारे साथ में होने चाहिए, और इसमें 2 मेडिकल ऑफिसर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि पेशेंट अफेक्टेड बाई स्पेसिफिक डिसऑर्डर का नाम भी होना चाहिए, जिसमें 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसमें एक गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, एक आपका प्राइवेट डॉक्टर भी चल जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एट द एज कैन ए पर्सन इंडिपेंडेंटली एग्री टू द एडमिशन टू साइकेट्री हॉस्पिटल। एज है 18 ईयर, 18 ईयर के बाद में पेशेंट खुद एग्री कर सकता है, खुद बोल सकता है कि आई वॉन्ट टू एडमिट इन मेंटल हॉस्पिटल, आई एम अफेक्टेड, या आई फील डिप्रेस, आई फील एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जैसा भी है वो 18 साल के बाद में वो सब चीज़ें मायने होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेप्शन ऑर्डर, मीनिंग ऑफ रिसेप्शन डिसऑर्डर, सी पार्ट है जो आपका, ऑन एप्लीकेशन द रिलेटिव कैन अप्लाई टू मजिस्ट्रेट इन रिटर्न सपोर्टेड बाई 2 medical certificate for admission of a mentally ill patient. No person who is minor or has not seen the mentally within the 14 days shall make an application. इसमें क्या होता है, रिसेप्शन ऑर्डर में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यानी कि जो पिटिशनर होते हैं वो मजिस्ट्रेट के थ्रू एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखते हैं, मजिस्ट्रेट जिसको फॉलो करते हैं, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करते हैं रिसेप्शन पे। मजिस्ट्रेट का नीचे पूरा डिटेल रहता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा बोला जाता है कि इस पेशेंट को अपनी निगरानी में रखिए 14 दिन के लिए। फिर उसके बाद हमें बताइए क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ये फिट होता है मेंटली इल पेशेंट के क्राइटेरिया में, ये नहीं होता है। तो उसके बाद हमें 14 दिन के बाद में रिसेप्शन को जवाब भी देना पड़ता है, बट इसमें मजिस्ट्रेट की हाँ रहती है, यानी कि इसको बोलेंगे रिसेप्शन ऑर्डर विद पिटिशनर। नेक्स्ट चलते हैं डी, एडमिशन इन इमरजेंसी। एडमिशन इन इमरजेंसी का मतलब कौन सी ऐसी इमरजेंसी बनती है जिसमें हम एडमिशन करा सकते हैं। इफ़ द मेंटली इल पेशेंट इज इन डेंजर एंड द मेडिकल ऑफिसर in charge thinks such type of patient may be admitted, then within the 24 hours the patient should be produced before magistrate, or the magistrate is asked to come to the psychiatry hospital and get the patient examined and pass a reception order. देखिए इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होनी चाहिए, आपके पास में जो पुराने प्रिस्क्रिप्शंस हैं और पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो रही है, आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मेडिकल ऑफिसर्स के ऑब्जर्वेशन के बाद में जो साइकेट्री हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं उनके ऑब्जर्वेशन के बाद में उनको लगता है कि पेशेंट एक डेंजरस कंडीशन में है, तो पेशेंट को 72 आवर्स के लिए एडमिट कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग 72 आवर्स में उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो नियरेस्ट होते हैं, उनको जो सारी की सारी जो मजिस्ट्रेट का प्रोसीजर होता है, जो लॉ प्रोसीजर होता है, वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में ही उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है पेशेंट को, नहीं तो 72 आवर्स में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5वां, डिस्चार्ज। एडमिशन के बाद में है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज में क्या होता है, फॉर वॉलेंट्री पेशेंट द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल कैन डिस्चार्ज एनी पेशेंट एक्सेप्ट criminal or those admitted on voluntary basis with the consent of 2 medical officer of his team. वॉलेंट्री एडमिशन, जिस तरह से वॉलेंट्री एडमिशन होता है, यानी कि एक तो अगर जो बंदा है, जो पेशेंट है वो 18 साल से ऊपर का है,
तो जिस तरह से उसका एडमिशन हुआ है उसी तरह से उसको सारे के सारे जो उसके चेकअप्स होते हैं, सारे के सारे जो एनालिसिस होते हैं उसके अगर वो सारी की सारी चीज़ों में फिट बैठता है तो उसको उसी तरह से रिलीज़ कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटली इल पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड और undergoing treatment as inpatient in a persistence of an order of any authority, a copy of such as immediate forward to that authority by the medical officer in charge। अगर कोई पेशेंट किसी एजेंसी या किसी अथॉरिटी के थ्रू वॉलेंट्री एडमिट किया गया है तो उसको डिस्चार्ज करने से पहले उस एजेंसी को इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के थ्रू, और वहाँ से ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद में उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है लीव्स ऑफ एब्सेंस। द लीव ऑफ एब्सेंस मे बी ग्रांटेड बाय द मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ग्रांटेड की जाती हैं। एक्सीड यानी कि 60 लीव तक उनको हम एक्सीड कर सकते हैं बढ़ा के, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है चैप्टर, नेक्स्ट में है जुडिकल इंक्वेशन। ये जुडिकल इंक्वेशन में यानी क्या होता है, दिस चैप्टर डील विद द जुडिकल इंक्वेशन रिगार्डिंग द एलिगेड mentally ill person processing property, custody of the person and management of his property। इस वाले चैप्टर में क्या होता है, पेशेंट की जो प्रॉपर्टी है, पेशेंट के जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक जो उसकी चीज़ें हैं उनको कस्टडी में लेना, या कौन उनका ध्यान रख रहा है या उनको कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं लाइबिलिटी टू मीट कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मेंटली इल पर्सन, यानी कि जो मेंटली इल पर्सन के ऊपर कितने सारे मेंटेनेंस के ऊपर जो कॉस्ट खर्च हुई है, कौन कौन सी चीज़ें मैनेजेबल हैं या कौन कौन सी चीज़ें मैनेज से बाहर निकल रही हैं, तो उस सब का जो फाइनेंशियली जो बिल बनता है, जो फाइनेंशियली बिल पास होता है, या पेशेंट से हमें कितना लेना है, कितना देना है, वो सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमारे अंदर आती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन। नो मेंटली इल पर्सन अंडर ट्रीटमेंट शैल बी सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल रेजिस्टेंस और अदर हरेस मेजर अनलेस द मेडिकल petitioners concerned on the satisfied that there are complaining circumstances which justify resort to any such measure. No letter or communication sent by or to a mentally ill person under treatment shall be interpreted, deny or destroyed। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन। इस वाले चैप्टर में जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, इसमें हम पेशेंट के जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि जो ड्यूरिंग हमारी नर्सिंग केयर में पेशेंट को कोई हानि तो नहीं पहुंची है, या पेशेंट किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, हम सारे के सारे जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, पेशेंट पे अच्छी तरह से अकॉर्डिंग टू एथिकल फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो चैप्टर आता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स के अंदर दिस चैप्टर डील विद द वेरियस प्रोसीजर्स, केस स्टडी, मेंटली इल पेशेंट आर इल ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल और ड्रिव्ड विद एडिक्वेट ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। यानी कि ये जो हमारा चैप्टर आता है, जो 9 चैप्टर हमारा आता है, इसमें बताया जाता है, इसमें गाइडलाइन दी जाती है कि पेशेंट को आप इस तरह से ठीक करिए। उस प्रोसीजर के थ्रू पेशेंट ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। पेशेंट अगर सही से ठीक नहीं हो रहा है तो पेशेंट के नियरेस्ट या पेशेंट में इनसाइड मौजूद है तो पेशेंट क्लेम कर सकता है हॉस्पिटल के ऊपर। नेक्स्ट है 10 चैप्टर में मिससेलेनियस। मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल हैज़ टू सेंड द रिपोर्ट टू अथॉरिटीज इन केस ही फेल्स टू डू दिस। ही कैन चार्ज विद इनएफिशिएंसी एंड नॉट डूइंग ड्यूटीज प्रॉपर्ली। मिससेलेनियस में क्या होता है, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल हैज़ टू सेंड द रिपोर्ट टू अथॉरिटीज़, सेंड कर सकते हैं अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट जिन अथॉरिटी के थ्रू पेशेंट का एडमिशन करवाया गया है। इन एनी केस वो फेल होते हैं, पेशेंट को आइडेंटिफाई करने, पेशेंट को ऑब्जर्व करने वो फेल होते हैं, तो ऐसे केस में वो अथॉरिटी को रिपोर्ट लिखेंगे कि हम इसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से हम उनको इन्फॉर्म करते हैं।
तो यहाँ तक हमारे जो मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के जो 10 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए। एक बार रिवाइज करते हैं हम इनको। पहले हमारा इंट्रोडक्शन था, फिर इसमें जो सेकंड हमारा चैप्टर आया था वो ल्यूनेंसी एक्ट आया था, ILA 1912 आया था, जिसमें हमारे पास में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी 8 चैप्टर दिए गए थे, या इंग्लिश ल्यूनेंसी से इसको कॉपी किया गया था। ल्यूनेटिक शब्द का यूज़ होता था बट अभी नहीं होता है। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया था। फिर इसके बाद में हमारे सामने आया था MHA 1980, जिसमें 10 चैप्टर हमारे सामने बताए गए थे। पहला चैप्टर में कंटेंट्स प्रीमियरली एंड पार्ट एंड डेफिनेशन, इस तरह से सेकंड चैप्टर मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी कौन कौन से काम करती है, हमारी कौन कौन सी अथॉरिटी, हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है मेंटल हेल्थ अथॉरिटी से आइडेंटिफाई कराने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स के बारे में बताया गया, किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में एडमिशन एंड डिटेंशन के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट जो एडमिशन एंड डिटेंशन के जो पार्ट हमें चैप्टर में करके बताए थे, वो इसके जो A पार्ट है वो है एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, B है एडमिशन ऑन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, रिसेप्शन ऑर्डर एंड इमरजेंसी एडमिशन। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्चार्ज में। तो डिस्चार्ज का क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, वॉलंटरी एडमिशन वाला कैसे डिस्चार्ज होता है, इमरजेंसी वाला कैसे डिस्चार्ज होता है। देखिए, जिस तरह से एडमिशन होता है उसी तरह से डिस्चार्ज होता है। अगर पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट हुआ है तो उसको इमरजेंसी प्रोसीजर के थ्रू ही, जिस जिस सर्कमस्टेंसेस से, जिस जिस अथॉरिटी से पेशेंट एडमिट हुआ है, हेल्प से एडमिट हुआ है, उसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के बाद ही पेशेंट को रिलीज़ किया जाता है, नहीं तो रिलीज़ नहीं किया जाता है। रूल ऑफ लीव्स, तो इस तरह से हमारे सामने जो चैप्टर्स, जो MHA का जो मेंटल हेल्थ एक्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम आते हैं लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ में आते हैं एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डिस्चार्ज। तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज के प्रोसीजर में हम आते हैं द साइकेट्री क्लाइंट में वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एडमिटेड। वॉलेंट्री भी हो सकता है और इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। ध्यान रखिए, एडमिशन अगर इनवॉलेंट्री होगा तो इनवॉलेंट्री प्रोसीजर के थ्रू जाएगा, और वॉलेंट्री होगा तो वॉलेंट्री के थ्रू जाएगा। कैसे जाएगा आगे हम पढ़ते हैं। वॉलेंट्री एडमिशन इज जनरली अवेलेबल टू मेंटली इल एडल्ट्स हु आर सीवियरली इल एंड और डेंजरस टू सेल्फ और अदर और प्रॉपर्टी, एंड इन patient setting is the only treatment. Second point है, the client admitted under this type can discharge under certain condition according to the country of practice. Next है admission procedure include series of tasks and paperwork. A psychiatry nurse first of all must be aware of all the rules, routine and procedure of the institution regarding the admission. देखिए, इसमें लीगल इशूज़ में हमें बताया गया है कि पेशेंट को एडमिट किस तरह से किया जाता है। अगर पेशेंट 18 साल से ऊपर का है और पेशेंट चाहता है, पेशेंट फील करता है कि वो किसी डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, और पेशेंट अगर आपके सामने आके बोलता है कि मुझे एडमिट कर लीजिए, हम उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उसमें 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स चेक करेंगे, जिसमें एक गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाला चल सकता है। प्रिस्क्रिप्शंस हमारे 7 दिन पुराने नहीं होने चाहिए। एक प्रिस्क्रिप्शन तो हमारा 7 दिन पुराना होना चाहिए। उसका जो जर्नी है, जो पास्ट हिस्ट्री है, वो नोट डाउन करेंगे हम। उसके बाद में हम वॉलेंट्री उसको एडमिट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है द नर्सेज वर्क इन साइकेट्री वार्ड मस्ट मेक ए क्लाइंट अवेयर अबाउट द रूल एंड रेगुलेशन। यानी कि अगर आप साइकेट्रिक वार्ड में काम कर रहे हो तो नर्स और पेशेंट दोनों को अवेयर रहना है। नर्स तो अवेयर रहेगी और अपने काम के बारे में, जबकि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पेशेंट को भी अवेयर करे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटियों के बारे में। नेक्स्ट द क्लाइंट शुड वार्मली वेलकम बाय द नर्स एंड मेड कंफर्टेबल विदाउट कन्फ्रंटेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलपमेंट थेरेप्यूटिक नर्स ए रिलेशनशिप। जो नर्स और क्लाइंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है, उसको मेंटेन करने के लिए एक
उत्साह तरीके से उनसे बातचीत करनी है, क्लाइंट को एक पॉजिटिविटी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जिससे क्या होता है हमें डाटा कलेक्शन में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज प्रोसीजर। तो डिस्चार्ज प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, जिस तरह से एडमिशन होता है उसी तरह से हमें डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट ऑल्सो रिक्वायर्स सर्टेन प्रोसीजर टू फॉलो एट द टाइम ऑफ एडमिशन द क्लाइंट हिज ऑब्लिक हर significant other should be told about possible stay and projected outcome. The tentative date of discharge should be intimated to client and significant other. On the day of the discharge, the psychiatric nurse help the client and gathering all his or her belonging and other documents related to treatment. As a psychiatric nurse हमें डिस्चार्ज वाले दिन पेशेंट की मदद करनी है, उसको एक अच्छे से बाय कहना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती, द नर्स विल ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द फॉलो अप एंड मेडिकेशन विच आर टू बी कंटिन्यूड आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। उसको सारा का सारा मेडिकल जो उसका मेडिकेशन चार्ट है वो समझाना है। द नर्स शुड हेल्प द क्लाइंट इन एक्सप्रेसिंग क्लाइंट फीलिंग रिगार्डिंग डिस्चार्ज एंड सेइंग गुड बाय टू ऑल फेलो। उनको बताना है कि एक अच्छी फीलिंग के साथ आप डिस्चार्ज हुई और आपके सभी फेलोज़ को गुड बाय कहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा थर्ड आता है, कंपल्सरी एडमिशन और असेसमेंट अंडर द MHA लास्ट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। तो इसमें हमारा है फर्स्ट है ट्रू फॉल्स, नन ऑफ देम, डी है बोथ। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट आता है वो है ट्रू फर्स्ट ए। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा या आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। जिस तरह से आप हमारे पिछले वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमारे इस वीडियो को भी भरपूर लाइक, भरपूर शेयर, भरपूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।